हेलो। इस क्लास में हम उस एक्सप्रेशन को कंप्लीट करते हैं, उस डेरिवेशन को पूरा कर रहे हैं जिसमें माध्यम के हमें ऐसे पॉइंट्स को चूज करना था, ऐसे पॉइंट्स को हमें देखना था जहां पर अध्यारोपित तरंग का जो परिणामी आयाम है या जो परिणामी तीव्रता है वो सबसे ज्यादा हो या सबसे कम हो। बेस संपोषी व्यतीकरण और विनाशी व्यतीकरण के स्थानों को हमें पॉइंट आउट करना है, उन्हें देखना है। तो देखो हमने ये बताया होगा, संपोषी व्यतीकरण ऐसे प्लेस पर होता है, ऐसे स्थानों पर होता है जहां रिएक्टेड वेव की इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है, या यूं करिए जहां पर रिएक्टेड वेव का एम्पलीट्यूड आयाम सबसे ज्यादा हो, क्योंकि जो इंटेंसिटी होती है, जो तीव्रता होती है वो आयाम के ऊपर डिपेंड करती है और आयाम के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। आयाम ज्यादा होगा तो उस स्थान पर तीव्रता सबसे ज्यादा होगी, जिन स्थान पर आयाम कम से कम होगा वहां पर तीव्रता भी मिनिमम से मिनिमम होगी, कम से कम होगी। तो इफ द एम्पलीट्यूड इज मैक्सिमम, इंटेंसिटी विल बी मैक्सिमम, एंड इफ एम्पलीट्यूड इज मिनिमम, इंटेंसिटी विल बी मिनिमम। अब हमने जो आपकी कैलकुलस क्लास थी, जो लास्ट क्लास थी, उसमें हमने आपको किसी भी स्थान पर परिणामी आयाम का हमने आपको क्वेश्चन लिखा था और परिणामी तीव्रता का क्वेश्चन लिखा था। तो चाहे तो हम तीव्रता का क्वेश्चन लेके चले और चाहे हम आयाम का क्वेश्चन लेके चले, हम दोनों से ऐसे पॉइंट्स को, हम ऐसे प्लेसेस को ढूंढ सकते हैं जहां पर इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी या जहां पर इंटेंसिटी मिनिमम होगी। चलिए हम जो इंटेंसिटी है उसका इक्वेशन लेके चलते हैं, परिणामी इंटेंसिटी का इक्वेशन। तो आपको याद है क्या था, जो अध्यारोपित तरंग थी, अध्यारोपित तरंग की परिणामी तीव्रता, क्या इक्वेशन आया था? परिणामी तीव्रता I, अगर आपको याद हो, I = I1 प्लस I2 प्लस 2√I1 इंटू √I2 इंटू cos phi। कुछ ऐसे कोई इक्वेशन है, कुछ ऐसे कोई इक्वेशन था। आपसे पूछे इसमें I1 क्या है, I2 क्या है, phi क्या है। तो I1 इज द इंटेंसिटी ऑफ द फर्स्ट वेव, जो हमारी पहली तरंग है जो माध्यम में प्रोपेगेट हो रही है, उसकी इंटेंसिटी है I1। दूसरी तरंग की तीव्रता I2 है, I है परिणामी तरंग की तीव्रता उस स्थान पर जहां पे तरंगों के बीच में कलांतर है, phi। तो phi इज द फेज डिफरेंस। तो एक बार यहां पर लिख लेते हैं, हियर I1 पहली तरंग की तीव्रता, राइट। पहली तरंग लिख लो या एक तरंग लिख लीजिए, I2 दूसरी तरंग की तीव्रता। आप भी सब नोट कर सकते हो, I परिणामी तरंग की तीव्रता, और phi क्या है? उस स्थान पर जहां पर तरंगों के बीच में कलांतर है वहां पर I है परिणामी तरंग की तीव्रता, phi कहेंगे लिए गए स्थान पर तरंगों के बीच कलांतर, तरंगों में कलांतर। कलांतर का मतलब होता है डिफरेंस इन द फेजेस, जिसे हम बोलते हैं फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस इंपॉर्टेंट वर्ड है। हमने आपको ये भी बताया होगा कि जो हमारा जो फेज होता है, फेज डिफरेंस होता है, वो बातों के डिफरेंट पॉइंट्स का अलग अलग होता है। अगर हम प्लेस बदल देंगे, स्थान बदल देंगे माध्यम का,
तो अब जो हमारा फाई होगा वो चेंज हो जाएगा। तो न्यूमेरिकल्स वगैरह हो या कॉन्सेप्ट होगा, उसमें फाई की वैल्यू आपको दी हुई होती है। ये लिखा होता है कि इस प्लेस पर कालांतर का मान इतना है, इस स्थान पर रिजल्टेंट इंटेंसिटी कैलकुलेट कीजिए। अगर तो हमारी जो रिजल्टेंट वेव है, जो परिणामी तरंग है, उसकी जो तीव्रता आई होगी वो बेसिकली किस बात पर डिपेंड करेगी? वो I1 और I2 पर तो निर्भर करेगी ही करेगी, सबसे ज्यादा निर्भर करेगी उस स्थान पर तरंगों के बीच कालांतर फाई पर, ऑन द वैल्यू ऑफ फाई। हम जिस स्थान पर रिजल्टेंट इंटेंसिटी कैलकुलेट करना चाहते हैं वहां पर तरंगों के बीच में कितना फेज डिफरेंस है, इस बात पर डिपेंड करेगी परिणामी तरंग की तीव्रता। अगर हम ऐसा स्थान ले लें कि हम ऐसे स्थान कंसिडर करके चले जहां पर फाई की कुछ ऐसे वैल्यूज हो, कुछ ऐसे एंगल्स हो, कुछ ऐसे कोण हो जिनके लिए कॉस फाई का मान हो +1। एक बार फिर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ऐसे स्थान जिन स्थानों पर कॉस फाई की वैल्यू अगर +1 के बराबर हो तो हमारा जो आई का मान होगा सबसे ज्यादा होगा। परिणामी तरंग की तीव्रता ऐसे स्थान पर सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि जब कॉस फाई का मान +1 लेके चलेंगे तो कॉस में सबसे ज्यादा वैल्यू होती है, मैक्सिमम वैल्यू होती है +1 और आई की वैल्यू ही हमारी मैक्सिमम होगी। तो इस कंडीशन को ध्यान रखते हुए हम अधिकतम तीव्रता को कैलकुलेट कर सकते हैं। और जब हम ऐसे प्लेसेस लेके चलेंगे, ऐसे स्थान लेके चलेंगे जिनके लिए कॉस फाई का मान -1 होगा, तो हमारा जो आई का मान मिलेगा वो सबसे कम मिलेगा। ऐसे स्थानों पर हम मिनिमम इंटेंसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम ये दो कंडीशन से लेके चलते हैं। अब हम इसको रफ कर देते हैं या यहां नीचे लिख लेते हैं। फॉर द प्लेसेस, ऐसे स्थानों के लिए, कैसे स्थानों के लिए जिनके लिए कॉस फाई की वैल्यू +1 हो। फॉर द प्लेसेस जिनके लिए जिन पर कह सकते हैं कॉस फाई का मान +1 हो, उन स्थानों पर जो आई का मान होगा वो कितना होगा? I हो जाएगा I1 + I2 प्लस में हो जाएगा 2√I1 × I2 × 1। और ये जो आई होगा इट विल बी मैक्सिमम, सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि कॉस फाई की वैल्यू हमने +1 ली है जो सबसे ज्यादा होती है। फ्रॉम हियर आप देखो I² लिखा है, I1 लिखा हुआ है, प्लस I2 लिखा हुआ है, प्लस 2√I1 × I2। मैथमेटिक्स अगर आपने पढ़ा हो तो यहाँ इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको आप यो भी लिख सकते हैं, और I√I1² वी कैन राइट, प्लस √I2², रूट लगा दिया, प्लस 2√I1 × I2, राइट। ये जो I होगा इसको रफ कर देते हैं, ये रफ कर देते हैं, इसको रफ कर दिया, ओके। इसको ये और ये आई किसके इक्वल हो जाएगा? √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर, √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर। बेस ऐसे स्थानों पर जो हमारी परिणामी तीव्रता होगी वो किसके इक्वल होगी? वो इक्वल होगी पहली तरह की तीव्रता का जो रूट है √I1 प्लस दूसरी तरह की तीव्रता का जो रूट होगा √I2, इसके एल्जेब्रिक सम के स्क्वायर के बराबर। दिस आई का जो मैक्सिमम मान होगा, हम लेफ्ट साइड में mx लगा लें तो आई मैक्सिमम पर होगा √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर। इससे तो एक बात तो पता चलती है, हमने आपको एक बात ये बताया होगा कि हमारी रिजल्टेंट वेव होती है, जो परिणामी तरंग होती है, उसकी तीव्रता दोनों तरंगों की तीव्रताओं के योग से या तो अधिक होती है या दोनों तरंगों की तीव्रताओं के योग से बहुत कम होती है। तो यहां से अगर हम केयरफुली देखें
तो हमारी जो परिणामी तरंग की तीव्रता होगी वो दोनों तरंगों की अलग अलग तीव्रता को योग से जा रहे हैं। कैसे पता चला जा रहा है? ऐसे पता चला इस इक्वेशन से, ऊपर वाले इक्वेशन से ऐसे तो पता चला। इसको हम यूं भी लिख सकते हैं और आई मैक्सिमम इक्वल टू, इसको स्क्वायर करके लिखे तो I1 प्लस I2 प्लस कितना है 2 अंडर रूट I1 इंटू अंडर रूट I2। तो यहाँ पर जो I मैक्सिमम है वो किससे ग्रेटर है? इन दोनों की योग से ग्रेटर है। हियर जो I मैक्सिमम है ग्रेटर है, किससे ग्रेटर है? I1 प्लस I2। इससे ज्यादा तो है, इतना टर्म ज्यादा है, इतना टर्म एक्स्ट्रा है। तो ऐसे स्थान जहां पर परिणामी तरंग की तीव्रता I दोनों तरंगों के अलग तीव्रताओं के योग से ज्यादा हो, ऐसे जो स्थान होते हैं वो सपोसिबल प्लेसेस कहलाते हैं। और ये ऐसे कौन से स्थान होंगे? ये वो स्थान होंगे जहां पर जिन स्थानों के लिए cos फाई का मान प्लस का मान हुआ। अब एक बात और थोड़ा ध्यान दीजिएगा, cos फाई इक्वल टू प्लस 1, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है अगर हम कलांतर में लेके चले तो जब हम फाई की वैल्यू, अगर फाई का मान 0 होगा या फाई का मान 2 पाई होगा या फाई का मान 4 पाई होगा, 6 पाई होगा, बेस पाई का सब गुणक होगा, तो cos फाई की जो वैल्यू मिलेगी वो प्लस की 1 मिलेगी। cos 0 का मान 1 होता है, cos 2 पाई का मान 1 होता है प्लस का 1, cos 4 पाई का मान प्लस का 1 होता है, 6 पाई प्लस 1 होता है। मतलब ऐसे स्थान रिजल्ट मिला, ऐसे स्थान जहां पे तरंगों के बीच कालांतर या तो 0 हो या 2 पाई हो या 4 पाई हो या 6 पाई हो या पाई का कोई भी सब गुणक हो, ऐसे स्थानों पर cos फाई की वैल्यू प्लस 1 होगी। और ऐसे स्थान जो होंगे वो मैक्सिमम इंटेंसिटी के प्लेसेस होंगे, अधिकतम तीव्रता के स्थान होंगे, सपोसिबल के स्थान। तो इस सब बातों को हम लिख लेते हैं। ओके, इसको बिठा देते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट, अब cos फाई इक्वल टू प्लस 1 के लिए हम चाहते cos फाई का मान प्लस 1 हो, तो इसके लिए क्या होगा? इसके लिए फाई की तरह होना चाहिए, फाई होना चाहिए 0 या 2 पाई होना चाहिए या 4 पाई होना चाहिए या 6 पाई होना चाहिए या पाई का सब गुणक, इवन मल्टीपल, राइट। अगर एंगल पाई का सब गुणक है तो हमारी जो cos की वैल्यू होगी वो प्लस 1 मिलती है। और ये जो फाई वो कलांतरी तो है, इसका मतलब है कि माध्यम के ऐसे स्थान जहां पर तरंगों के बीच कलांतर या तो 0 हो या तरंगों के बीच कलांतर 2 पाई हो या तरंगों के बीच कलांतर 6 पाई हो, तो ऐसे स्थानों पर दोनों तरंगें एक ही कला में होंगी, इन द सेम फेस। अब दिमाग में कैसे जाए, एक ही कला में होगी, कलांतर 0 हुआ तो एक ही कला में कैसे होगी, दोनों तरफ बीच कलांतर 2 पाई हुआ तो एक ही कला में क्यों मानी जाएगी, 4 पाई हुआ तो सेम फेस में क्यों मानी जाएगी? तो हम डायग्राम से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। सपोज कर लो हमने ऐसा किया, एक तरह की कला हमने एरो के द्वारा रिप्रेजेंट किया, ये एरो है तरह की कला, लेट कला है एक एरो के द्वारा। अगर दूसरी तरह की कला भी इधर ही हो, दूसरे का एरो भी इधर हो, तो दोनों तरफ को समान कला में कहेंगे, सेम फेस में कहेंगे। अब ये दोनों एरोस तभी एक डायरेक्शन में तभी हो सकते हैं जब इन दोनों एरोस के बीच में या तो एंगल 0 हो या इनके बीच में एंगल 0 हो या एंगल के बीच में 2 पाई हो या एंगल के बीच में 4 पाई हो, 2 राउंड्स का हो, कुछ ऐसा है तो, या इनके बीच में एंगल 6 पाई हो। तो जो दोनों एरोज आएंगे, कलाओं के जो दोनों एरो होंगे वो एक ही डायरेक्शन में तो होंगे, और एक ही डायरेक्शन में होने का मतलब है द वेव्स विल बी द सेम फेस, एक ही कला में। तो बहुत सिंपल सी बात है कि माध्यम के ऐसे पॉइंट्स, ऐसे प्लेसेस जहां पे तरंगों के बीच कलांतर के कलाओं में अंतर 0 हो या 2 पाई हो या 4 पाई हो,
या 6 पाई हो, ऐसे स्थान पर दोनों तरह के समान कलामें मानी जाती हैं। समान कलामें होने का मतलब है उनका व्यवहार माध्यम के कणों के प्रति एक जैसा होगा, लाइक व्यवहार होगा, समान व्यवहार करेगी। और जब तरंगें समान व्यवहार करेगी तो माध्यम के पार्टिकल को एक ही तरफ डिस्प्लेस करेगी, एक ही तरफ विस्थापित करेगी, चाहे ऊपर की डायरेक्शन में विस्थापित करें, चाहे नीचे की डायरेक्शन में विस्थापित करें। और जब एक ही तरफ विस्थापित करेगी तो परिणामी आयाम बढ़ जाएगा, परिणामी विस्थापन बढ़ेगा, परिणामी आयाम बढ़ जाएगा, जिससे परिणामी तीव्रता बढ़ जाएगी। तो ये तो था हमारा मैक्सिमम इंटेंसिटी के प्लेसेस के पॉइंट्स। तो यहाँ पे देखो हमें अधिकतम तीव्रता के पॉइंट्स यहाँ पर हमने पॉइंट आउट कर दिए। हमने देख लिए अधिकतम तीव्रता के कौन से पॉइंट्स हुए। तो अधिकतम तीव्रता कौन से पॉइंट्स हुए, एक बार रिपीट करते हैं। कौन से पॉइंट्स हुए? ऐसे प्लेसेस हुए जहां पर तरंगों के बीच कालांतर 0 हो, 2 पाई हो, 4 पाई हो, 6 पाई हो, या पाई का कोई भी सपूर्णक हो, राइट। तो ये सेंटेंस हम लिख लेते हैं। तो हमने लिखा हुआ है का सपूर्णक हो, तब ऐसे स्थानों पर, ऐसे स्थानों पर जो परिणामी तीव्रता होगी, परिणामी तीव्रता जिसे हमने आई बोला है, कैपिटल आई, ये मैक्सिमम होगी, अधिकतम होगी। और ये जो पॉइंट्स होंगे तथा ऐसे स्थान समकोसी व्यतिकरण के स्थान होंगे। ये आगे चलते बहुत इंपॉर्टेंट बात होगी, समकोसी व्यतिकरण के स्थान, राइट। ये तो बात हुई देखो कलांतर की। कभी कभी तरंगों के बीच पथांतर की बात और पूछी जाती है। ये तो कलांतर के हिसाब से हुआ और बेसिस ऑफ द फेज डिफरेंस। कभी कभी ये भी पूछते हैं तरंगों में अगर पाथ डिफरेंस कितना हो, उनके पथों में अंतर कितना हो, जिसका बोलते पथांतर, तो हमारी तीव्रता अधिकतम होगी। मतलब कितने पथांतर के लिए तीव्रता अधिकतम होगी और किन पथांतरों के लिए तीव्रता न्यूनतम होगी। तो जैसे हमने कलांतर के लिए आपको पॉइंट्स बताए, ऐसे पथांतर को भी अगर हम लेके चले तो देखो आपने 11th क्लास में एक रिलेशन पढ़ा होगा, कलांतर और पथांतर में संबंध आपको मालूम है। इसको रफ कर दे, इसको रफ कर देते हैं। आपको पता है कलांतर किसके बराबर होता है? कलांतर बराबर 2 पाई अपॉन लैम्डा इनटू पथांतर। नाउ फॉर मैक्सिमम इंटेंसिटी, अधिकतम तीव्रता के लिए हमारा जो कलांतर है फाई, ये कितना होना चाहिए? पाई का समगुणक। पाई का समगुणक कितना होता है? पाई का समगुणक होता है 2k पाई। एन नहीं लिख रहे, एन तो फ्रीक्वेंसी के लिए होगा, तो 2k पाई। व्हाट इज द k हियर? हियर k is equal to 0 1 2 3। अगर हम 0 रखेंगे तो हमारा जो 5 होगा वो शून्य आ जाएगा, 1 रखेंगे तो 2 पाई आएगा, 2 रखेंगे तो 4 पाई आएगा, 3 रखेंगे तो 6 पाई। तो हम इस 5 के प्लेस में 2k पाई लिखें। Therefore 2k पाई is equal to 2 पाई अपॉन लैम्डा इनटू पथांतर। फ्रॉम हियर यहां से 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, तो k is equal to 1 अपॉन लैम्डा इनटू पथांतर, राइट। Therefore पथांतर is equal to k into lambda, और we can write
ट्वाइस के लैम्डा अपॉन 2, ट्वाइस के लैम्डा अपॉन 2। जब तरंगों के बीच पथांतर लैम्डा अपॉन 2 का समगुणक होता है, 2 के एक इवन नंबर हो गया, तो जब तरंगों के बीच कलांतर लैम्डा अपॉन 2 का समगुणक होता है, तो ऐसे स्थान पर जो तरंगें होती हैं वो समान कला में रहती है, उनकी जो इंटेंसिटी होती है सबसे ज्यादा। अब हम नेक्स्ट कंडीशन लेके चलेंगे विनाशी व्यतिकरण, मतलब ऐसे पॉइंट्स पॉइंट आउट करेंगे उस माध्यम में जहां पर अध्यारोपित तरंग की जो तीव्रता होगी वो कम से कम हो। तो इसके लिए हम जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है, जो परिणामी तीव्रता, उसका इक्वेशन लेके चलेंगे। परिणामी तीव्रता क्या है? दैट इज I equal to I1 plus I2 plus 2 under root I1 into root I2 into cos phi। ये तो फॉर्मूला है जहां cos phi उस स्थान पर तरंगों के बीच कालांतर। अब यदि हम कंडीशन लेके चले, अब यदि हम ये मान लें cos phi बराबर -1, तब I का जो मान होगा तब I = हो जाएगा I1 plus I2 plus 2 under root I1 into under root I2 into -1, और I equal to I1 plus I2 minus 2 root I1 into root I2। इसको हम यो भी लिख सकते हैं इक्वल टू I equal to root I1 माइनस रूट I2 होल स्क्वायर। तो इस कंडीशन पे जो हमारी इंटेंसिटी आएगी उसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा I = होगा I1 प्लस I2 माइनस 2 रूट I1 इंटू रूट I2। और इस स्थिति में, इस कंडीशन में जो हमारी रिजल्टेंट जो परिणामी तीव्रता होगी वो कम होगी। किससे कम होगी? ये कम होगी I स्मॉलर देन होगा I1 प्लस I2। उन दोनों तरंगों की अलग अलग तीव्रताओं के योग से कम होगी। कितनी कम होगी? हमारी जो टर्म है इतनी तो कम हो जाएगी। तो यहां पर हम ये मान के चलेंगे, या इस इक्वेशन से ये ऑब्जर्व हो रहा है कि जो परिणामी तीव्रता है वो ऐसे स्थानों पर कम मान की है, स्मॉलर वैल्यूज की मिनिमम है। तो यहां पर हियर I का जो मान है वो है मिनिमम, सबसे कम है। और ऐसे स्थान जहां पर cos phi का मान -1 हो, ऐसे स्थान विनाशी व्यतिकरण के स्थान बोले जाते हैं। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के प्लेसेस होते हैं। अब हम ये भी कैलकुलेट कर लेते हैं कि जिसके लिए cos phi का मान -1 होगा, जिन प्लेसेस पर, वहां पर दोनों तरंगों के बीच में कालांतर कितना होगा। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ phi? Now for cos phi equal to -1, हमारा जो phi होना चाहिए, कालांतर जो होना चाहिए phi का मान, ये होना चाहिए पाई, जो cos phi का मान -1 होता है। 3 पाई के लिए cos का मान माइनस का 1 होता है। 5 पाई इसके लिए वैल्यू -1 होती है। 7 पाई इस सबके लिए वैल्यू -1 होती है। बीस अगर देखेंगे तो पाई का विषम गुणक और मल्टीप्लाई। तो एक बात समझ में आती है वो ये कि बादल के ऐसे प्लेसेस, ऐसे स्थान जहां पर दोनों तरंगों के बीच कालांतर फेज डिफरेंस पाई का विषम गुणक होता है, ऐसे स्थान पर जो दोनों तरंगें होती है वो विपरीत कला में मिलती है। उनके जो फेजेस होते हैं वो अपोजिट होते हैं। अगर इन फेजेस को हम एक डायग्राम में रिप्रेजेंट करें, ये जानने के लिए कि ऐसे स्थानों पर हमारे तरंगों की कलाएं अपोजिट कैसे हो गई, इसके लिए अगर एक डायग्राम ड्रॉ करें तो देखो कुछ ऐसा भी तो ड्रॉ कर सकते हैं। हमने प्रीवियस उसमें भी बनाया था। जैसे सपोज कर लो हमारा जो एरो है ये एक तरह की कला को प्रदर्शित करता है। एक एरो पहली तरह की कला को प्रदर्शित करता है,
दूसरी तरह की कला अपोजिट तब मानी जाएगी जब उसका एरो इधर हो। अगर ये पहली तरह की कला का एरो है और दूसरी तरह अगर विपरीत दिशा में है, विपरीत कला में है, तो उसका एरो इधर ही तो होना चाहिए। और जब इसका एरो इधर होगा तो इन दोनों कलाओं के बीच जो एंगल होगा या तो 180 होगा, या जो एंगल होगा रोटेट होकर के घूम करके 180 का मतलब पाई हो गया, या रोटेट होकर के 3 पाई हो जाएगा, या और रोटेट करेंगे तो 5 पाई हो जाएगा। तो इस कंडीशन में दोनों जो तरह की होगी वो अपोजिट फेजेस में पानी जाएगी। तो इससे एक रिजल्ट समझ में आता है कि बादल के ऐसे स्थान, ऐसे प्लेसेस जहां पर तरंगों के बीच कालांतर जो होता है, जो फेज डिफरेंस होता है, पाई का विषम गुणक होता है। पाई का विषम गुणक होने का मतलब है पाई हो, 3 पाई हो, 5 पाई हो, 7 पाई हो, कुछ इस तरीके से होता है। अगर तो दोनों तरह के वहां पर अपोजिट फेजेस में मिलती है। बादल के कणों को अपोजिट डायरेक्शंस में डिस्प्लेस करने की कोशिश करेगी, विस्थापित करने की कोशिश करेगी, और बादल के कणों का जो रिलेटेड एम्पलीट्यूड होगा, जो रिलेटेड इंटेंसिटी होगी, वो घट जाएगी। और ऐसे जो प्लेसेस होंगे वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के स्थानों को रिप्रेजेंट करेंगे, विनाशी व्यतिकरण के स्थानों को प्रदर्शित करेंगे। तो वी हैव टू राइट द सेंटेंस। इसको हम सेंटेंस में लिख लेते हैं। क्या लिखे? तो इसको यहाँ पर रफ कर देते हैं। ओके, इसको रफ कर दिया। अभी लिखेंगे अतः बादलों के ऐसे स्थान बादलों के ऐसे स्थान जहां तरंगों में कालांतर कितना हो, तरंगों में कालांतर पाई, पावर 3 पाई, 5 पाई, डैश डैश डैश, पाई का विषम गुणक। आप विषम गुणक को कैसे लिखोगे? जडल फॉर्म में विषम गुणक को लिखोगे 2k + 1 into पाई। Here k is cut to 0, 1, 2, 3। अगर k का मान आप 0 लेके चलोगे तो हमारा पहला आंसर आएगा पाई। k की वैल्यू 1 लेके चलोगे तो 3 पाई, 2 लेके चलोगे तो 5 पाई। ये k is cut to 0, 1, 2, 3। कभी कभी हम 2k - 1 भी लिखते हैं, लेकिन 2k - 1 उस कंडीशन में लिखेंगे जब k का मान 1 से स्टार्ट करेंगे। अगर 2k - 1 है तो k के प्लेस पर हम 1 पुट करेंगे तो पहले हमें पाई मिलेगा, फिर हमें 3 पाई मिलेगा। तो चाहे तो हम इसे 2k + 1 के फॉर्म में लिख ले, और चाहे हम 2k - 1 के फॉर्म में लिख ले। ये ऑड नंबर को, एक विषम संख्या को रिप्रेजेंट करेगा। तो आपने लिखा है पाई का विषम गुण ऐसे स्थानों पर तरंगें विपरीत कला में मिलती है। यही तो आपको बताया है, विपरीत कला में मिलती है। और जब विपरीत कला में मिलेगी तो जो हमारा मीडियम का पार्टिकल है उस स्थान पर वो मिनिमम इंटेंसिटी की पोजीशन में होगा। अतः इन स्थानों पर अध्यारोपित तरंग, अध्यारोपित का मतलब हो गया परिणामी, अध्यारोपित तरंग की तीव्रता न्यूनतम होती है, मिनिमम होगी, और कितनी होती है? और अगर पूछे कितनी होती है तो फॉर्मूला होता है I=I1 + I2 - 2√I1 × √I2। विरम होती है ऐसे स्थान विनाशी व्यतिकरण के स्थान होते हैं। ऐसे स्थान विनाशी व्यतिकरण, इसे इंग्लिश में बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव, विनाशी व्यतिकरण के स्थान होते हैं। राइट। तो हमने देखो वो कंडीशन लिख ली, वो दोनों कंडीशंस लिख ली जहां पर हमें संपोषी व्यतिकरण मिलेगा
और वो कंडीशन भी लिख ली जहां पर हमें विनाशी व्यतिकरण मिलेगा। बस इसमें लास्ट में एक बात और लिख लेते हैं। ये तो बात हमने लिखी कलांतर को लेकर के। अगर पथांतर को लेकर तो क्या रिजल्ट आएगा, पथांतर को कंसिडर करके चले देन पथांतर के हिसाब से क्या रिजल्ट आएगा, तो इसको हम रफ कर देते हैं। वही बात रिपीट करेंगे। आपको मालूम है कलांतर पथांतर में क्या रिलेशन होता है, कलांतर इक्वल टू 2 पाई अपॉन लैम्डा इनटू पथांतर, कुछ ऐसा तो फॉर्मूला होता है। अब अगर कलांतर हमारा पाई का विषम गुणक हो 2k+1 इंटू पाई हो, तो उस कंडीशन में पथांतर कितना होगा 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू पथांतर। ऐसे तो इक्वेशन लिखा, तो पाई से तो पाई कैंसिल हो जाएगा, देयरफॉर पथांतर इक्वल टू हो जाएगा ट्वाइस k+1 इंटू लैम्डा अपॉन 2। सिंपल सी बात, बेस लैम्डा अपॉन 2 का विषम गुणक, इसको लिख सकते हैं इम्प्लाइज दैट लैम्डा अपॉन 2 का विषम गुणक और मल्टीपल। तो ऐसे स्थान जहां पर तरंगों के बीच में कालांतर या तो पाई का विषम गुणक हो या तरंगों का जो पथांतर है पाथ डिफरेंस है वो लैम्डा अपॉन 2 का विषम गुणक हो, लैम्डा अपॉन 2 का, वो है पाई का, तो है लैम्डा अपॉन 2 का। तो ऐसे स्थान पर जो तीव्रता होती है वो मिनिमम होती है, ऐसे जो स्थान होते हैं वो विनाशी व्यतिकरण के प्लेसेस होते हैं। तो इस सबका देखो कंक्लूजन क्या हुआ, इस सबको देख करके बात पता चली। इस सब का रिजल्ट ये हुआ कि बादल के ऐसे प्लेसेस जहां पर तरंगों के बीच में कालांतर पाई का सबगुणक होता है, बिस 0 होता है, 2 पाई होता है, 4 पाई होता है, 6 पाई होता है, ऐसे स्थान पर जो तरंगें होती है वो समतकला में मिलती है। और समतकला में मिलने का मतलब है तरंगों को एक ही डायरेक्शन में डिस्प्लेस करेगी। इन स्थान पर जो परिणामी तीव्रता होगी वो मैक्सिमम होगी। और ऐसे स्थान हमारे समकोसी व्यतिकरण के प्लेसेस होंगे, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की रचना करेंगे, एक रचनात्मक व्यतिकरण बनाएंगे। या ऐसे स्थान जहां पर पथांतर लैम्डा अपॉन 2 का समगुणक हो, लैम्डा अपॉन 2 का समगुणक, ऐसे स्थान हमारे समकोसी व्यतिकरण की होंगे। अगर इसका अपोजिट लेके चले, हम बादल के ऐसे प्लेसेस ले ले, इनके बीच में होंगे। जैसे एक स्थान पे हमें मैक्सिमम इंटेंसिटी मिली, यहां पे मैक्सिमम इंटेंसिटी मिली, तो निश्चित रूप से इसके बीच में एक ऐसा स्थान भी होगा जहां पर मिनिमम इंटेंसिटी होगी। तो इन मैक्सिमम इंटेंसिटीज के प्लेसेस के बीचों में अगर हम 2 कॉन्जिक्यूटिव अधिक तीव्रताओं के स्थान लेके चले, तो निश्चित रूप से उनके बीच में एक न्यूनतम तीव्रता का स्थान जरूर होगा। तो बादल के ऐसे प्लेसेस जहां पर तरंगों के बीच में कालांतर पाई का विषम गुणक होता है, बिस पाई हो, 3 पाई हो, 5 पाई हो, 7 पाई हो, कालांतर 2 पाई का विषम गुणक, या पथांतर हो लैम्डा अपॉन 2 का विषम गुणक। ऐसे स्थानों पर जो हमारी जो तरंगें होती है वो विपरीत कला में मिलती है, बादल के कणों को अपोजिट डायरेक्शंस में डिस्प्लेस करेगी और परिणामी तीव्रता न्यूनतम होगी, मिनिमम होगी। ऐसे प्लेसेस डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस विनाशी व्यतिकरण की रचना करते हैं। तो ये हमारे ऐसे पॉइंट्स हमने पॉइंट आउट कर लिए जहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा और जहां पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। टॉपिक थोड़ा बड़ा था लेकिन इंपॉर्टेंट। थैंक्स अ लॉट।